हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डेंसिटी ऑफ स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। थोड़ा सा आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 3D में डेंसिटी ऑफ स्टेट किस तरह से निकालते हैं, 2D और 1D में किस तरह से निकालते हैं, और आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सो आज मैं फॉर्मूला बेस्ड ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। अब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट देखते हैं, मतलब स्टेट की डेंसिटी को देखते हैं। स्टेट मतलब जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं वहाँ पर डेंसिटी देखनी। किसकी डेंसिटी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं हमें पर एनर्जी में। पर एनर्जी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो क्या होता है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट। क्या फॉर्मूला होगा? डी होता है हमारा डी कैपिटल एन अपॉन डी कैपिटल ई। यहाँ कैपिटल एन क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो एक एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो कैपिटल एन होता है इक्वल्स टू 2 स्मॉल एन, जहाँ पर स्मॉल एन होता है हमारा एनर्जी लेवल। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है? डी कैपिटल एन अपॉन डी स्मॉल कैपिटल ई। ठीक है, यदि हमें इसको स्मॉल एन में लिखना पड़ेगा तो क्या होगा? 2D स्मॉल एन अपॉन डी ई। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट का। ठीक है, इसका सेकंड वे होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट किस तरह से निकालते हैं। आपको यदि एन और ई में रिलेशन पता है तो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपको ई और एन में रिलेशन नहीं पता है और आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है तो आपको ये सेकंड वे यूज़ करना पड़ेगा। हम जितने भी अभी डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालने वाले हैं 3D 2D 1D में, वो इस सेकंड वे से ही निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है इंटीग्रेशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट इंटू में डी ई। इंटीग्रेशन होगा 0 to EF, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से एन और डी ई में रिलेशन पता चल गया। यदि हमको एन पता है तो हम यहाँ से डी ई निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एन कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ के स्पेस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट सेल। तो यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं। पहले हम एन निकालेंगे एंड देन फिर हम डी निकालेंगे। ठीक है, अब हम 3D में डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं। तो हमें पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए हमें कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ के स्पेस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट सेल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? के स्पेस का वॉल्यूम देखेंगे। तो 3D में हमें पता है के स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा? एक स्फीयर होगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब उस स्फीयर की रेडियस, और कहाँ तक हो सकती है वो रेडियस? जहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्मी लेवल तक ही फिलअप हो सकते हैं। तो जो रेडियस होगी वो के एफ का क्यूब होगी, क्योंकि ये के स्पेस है तो रेडियस क्या होगी? के एफ होगी। तो वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई के एफ का क्यूब रख दिया। ठीक है, एक एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें। तो 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई के एफ का क्यूब आ जाएगा। अपॉन में क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट सेल। तो इस स्फीयर में जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? एक क्यूब होगा। 3D में है तो क्यूब होगा, और क्यूब का हमें वॉल्यूम पता है क्या होता है? जो उसकी जो लेंथ होती है उसका क्यूब। हमें पता है इसकी जो लेंथ होगी, क्योंकि ये के स्पेस में है, डायरेक्ट स्पेस में नहीं है। यदि डायरेक्ट स्पेस में होते तो वॉल्यूम होता है एल क्यूब, लेकिन ये क्या है? के स्पेस में है। ठीक है, सो इसका जो वॉल्यूम होगा 2 पाई अपॉन एल का क्यूब होगा। यहाँ पर हमने 2 पाई अपॉन एल का क्यूब रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो कैंसिल होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। के एफ का क्यूब बचेगा, ये एल क्यूब है ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, देखो एल क्यूब क्या बन जाएगा? एक वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो के एफ का क्यूब आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, 3 पाई स्क्वायर एन, दिस इज 3 पाई स्क्वायर एन। आप ये याद रख सकते हो या फिर आप ये याद रख सकते हो। हमें पता है फर्मी एनर्जी क्या होती है? फर्मी एनर्जी होती है हमारी एच स्क्वायर के एफ का स्क्वायर अपॉन 2m, क्योंकि हमें फर्मी एनर्जी चाहिए होगी और क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालनी है। ठीक है, हमें पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन कितना होता है? डेंसिटी ऑफ स्टेट इंटू में डी ई। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन होता है 0 to EF। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो EF की फॉर्म में आएगा, मतलब यहाँ पर जो n होगा वो EF की फॉर्म में होगा, KF की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू में ना, तो यहाँ पर यदि E है तो यहाँ पर भी क्या होगा? E। तो n हम E की फॉर्म में निकालेंगे।
ठीक है, फर्मी एनर्जी की फॉर्म में निकालेंगे, के की फॉर्म में नहीं निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या, हमें पता है कि ई एफ जो होता है एच क्रॉस का स्क्वायर के एफ का स्क्वायर अपॉन 2m होता है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो के एफ होता है 2m ई एफ की पावर 1/2 अपॉन एच क्रॉस। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे के एफ की जगह, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये याद नहीं रखना तो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ई एफ होता है हमारा एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन में 2m 3 पाई स्क्वायर n की पावर में 2/3, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 3 पाई स्क्वायर है ये, n अपॉन v को हमने क्या लिख दिया, क्योंकि n क्या है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये एक डेंसिटी हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई, इसको हमने स्मॉल n के फॉर्म में रख दिया, n पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। की पावर कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, और यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा h क्रॉस, और यहाँ पर जो 2m है यहाँ पर 2m आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3D में जो फर्मी एनर्जी होती है और नंबर ऑफ डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, उसमें क्या रिलेशन होता है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर n की पावर में 2/3। ये भी आपको याद रखना है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो PYQs बनाऊंगी नेट के, तो वहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। यदि आपको फॉर्मूला याद है ये वाला तो आप लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 3D में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, 2 रखना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ भूल जाता है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। तो 3D में तो एटलीस्ट आप याद ही रख सकते हो, क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर n की पावर में 2/3। तो फर्मी एनर्जी और n में क्या रिलेशन होता है, ये n की पावर 2/3 पर डिपेंड करता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से हमने n और इसमें रिलेशन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं, क्योंकि हमें n तो पता है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनता है नेट में कि डेंसिटी ऑफ स्टेट और ई में क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन आएगा उससे क्वेश्चन आते हैं कि 3D में क्या रिलेशन है, 2D में क्या रिलेशन है, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, फर्मी एनर्जी लेवल और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसमें क्या रिलेशन है, ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अब यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो आपको ये वाली चीज़ याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने वो याद रखा हुआ है। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m 3 पाई स्क्वायर n की पावर में 2/3। यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ स्टेट इजीली निकाल लोगे, तो यहाँ से आप पहले कैपिटल n निकालते हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन v, वापस इसको हम लिख रहे हैं, तो 2m EF की पावर 2m EF की पावर में 3/2, ये हो जाएगा h3, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, n अपॉन v, तो v वापस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल n, ठीक है। तो कैपिटल n क्या होता है, कैपिटल n होता है हमारा इसके बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देंगे n इक्वल्स टू है हमारा v अपॉन में ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर h3 2m EF की पावर में 3/2, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट DE 0 to EF। मतलब ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ पर सॉल्व करके आएगा वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे DE में जो भी E की टर्म होती है वहाँ पर हम फर्मी एनर्जी लेवल की पुट करेंगे, तो जो भी इक्वल्स टू में आएगा वो EF के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, EF आ रहा है। अब हमें ये ड्राइव करना है, ये, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू DE की माने जिससे कि हमारा जो आंसर आया वो EF की पावर में 3/2 आए, ठीक है। देखो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट तो यहाँ पर आएगा ही आएगा DE में। अब यहाँ से हम DE ड्राइव करते हैं, देखो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है उसको हम लिख लेते हैं DE की में, वो D में आएगा क्या, v अपॉन 3 पाई स्क्वायर h3 आएगा, 2m की पावर 3/2 आएगा, लेकिन EF की पावर 3/2 आना चाहिए रिजल्ट में, तो मतलब DE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यदि DE की वैल्यू E की पावर 1/2 है और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा, वो EF की पावर 3/2 आएगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, यदि DE की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर में 1/2 हो और इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेट करें 0 to EF, तो क्या आएगा, E की पावर 1/2 DE, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 से लेकर 3/2, ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख देंगे 0 to EF,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, EF की पावर में 3/2। कब आया, जब DE की वैल्यू क्या होगी, E की पावर में 1/2 होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि 3D में डेंसिटी ऑफ स्टेट E पर किस तरह से डिपेंड करता है, वो E की पावर 1/2 होता है। ठीक है। और फर्मी एनर्जी किस तरह से होती है, वो N की पावर में 2/3 होती है। ठीक है। अब हम 2D में डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले N निकालना पड़ेगा, क्योंकि N और डेंसिटी ऑफ स्टेट में ये रिलेशन होता है। N होता है क्या, क्योंकि हम 2D में बात कर रहे हैं तो एरिया बात करेंगे, एरिया ऑफ के स्पेस अपॉन में एरिया ऑफ यूनिट सेल। सो के स्पेस का एरिया क्या होगा, एक सर्किल होगा, उसका एरिया क्या होगा, पाई r², और r कितना होगा, फर्मी एनर्जी लेवल के बराबर, तो ये पाई KF का स्क्वायर हो जाएगा। एक फर्मी एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 की डिजेनरेसी है, अपॉन में एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो इसके के स्पेस है, यहाँ पर एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 2πL अपॉन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है, और के स्पेस में जो लेंथ होती है वो 2π/L होती है, इनडायरेक्ट वो रेसिप्रोकल लैटिस बन जाता है ना, तो 2π/L का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, L² को हम A लिख सकते हैं, तो KF का स्क्वायर A अपॉन में 2π। सो अब हम डेंसिटी और फर्मी एनर्जी में रिलेशन निकालेंगे। देखो, फर्मी एनर्जी का रिलेशन ये हमने कंसिडर किया था, क्या होता है, h का स्क्वायर KF का स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर पुट करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, और जो EF और N में रिलेशन आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको EF KF के स्क्वायर पर ही डिपेंड करे, हो सकता है क्वेश्चन में आपको EF इक्वल्स टू CKF दे दे, तो यहाँ पर आपको इस तरह से पुट करना पड़ेगा, और फिर EF और डेंसिटी में रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। सो आपको ये वाला फॉर्मूला तो अब निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से निकालते हैं 3D में, 2D में, 1D में। मैंने बोला था वो फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन हाँ मे बी वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वैरी कर सकता है। ठीक है। EF की वैल्यू KF पे वैरी कर जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला भी वैरी कर जाएगा। ठीक है। सो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। 3D, 2D और 1D में जो हम ये निकाल रहे हैं ना, ये सब में सेम रहेगा। ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। ठीक है। सो अभी तो मैं जो फर्मी एनर्जी निकाल रही हूँ वो इस तरह से ही निकाल रही हूँ। ठीक है। h का स्क्वायर KF का स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर KF क्या हो जाएगा, 2m EF अपॉन में h क्रॉस। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n हो गया हमारा, n अपॉन a हो गया हमारा क्या, 2m EF अपॉन h क्रॉस, और ये हो जाएगा 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, m अपॉन a पाई h क्रॉस EF। ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल लेंगे। हमें पता है n जो टोटल निकला है वो ये निकला है। ठीक है। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, तो मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू क्या हो कि हमें EF मिल जाए। तो यदि हम डेंसिटी ऑफ स्टेट E पर 0 से डिपेंड कर रहा है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो क्या आएगा, E अपॉन में 1, और इसको जब इसके इंटीग्रेशन हटाएंगे तो क्या आएगा, EF। तो EF तब आएगा हमारा जब डेंसिटी ऑफ स्टेट E पर किस तरह से डिपेंड कर रहा हो, इस तरह से। ठीक है। तो 3D में तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट E पर 1/2 से डिपेंड करता है, और 2D में डेंसिटी ऑफ स्टेट किस तरह से डिपेंड करता है, E की पावर 0 से डिपेंड करता है। ठीक है। सो अब हम 1D में डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल n पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है। सो क्या होता है, 1D में हम लेंथ की बात करेंगे, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के स्पेस अपॉन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट सेल। सो हमें पता है KF की लेंथ क्या होगी, KF ही होगी, और यूनिट सेल की लेंथ क्या होगी, 2π/L होगी। ठीक है। सो यहाँ से हम KF और N में ये वाला रिलेशन पता चल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें फर्मी एनर्जी इस तरह से दे रखी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। और यहाँ पर KF की ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। यदि आपको EF इस तरह से दे रखा है, KF की तरह इस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो आपको ये वाला यहाँ पर पुट करना है, और फर्मी एनर्जी और N में इस तरह से रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं ये वाला कंसीडर करके चल रही हूँ, और फर्मी एनर्जी और N में रिलेशन निकालूंगी। ठीक है। सो हमें पता है फर्मी एनर्जी क्या होगी, h क्रॉस का स्क्वायर KF का स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, तो ये यहाँ से हम KF निकाल लेंगे, तो KF हो जाएगा हमारा क्या,
2m अपॉन h क्रॉस की पावर में 1/2। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस की पावर में 1/2 इंटू एल अपॉन 2 पाई। ठीक है, हमें n ये वाला पता चल गया, ये होता है n। अब हम इसको किसके बराबर कर देंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट के इस वाले फॉर्मूले के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगा, हम n की क्या डेंसिटी की क्या वैल्यू पुट करें कि हमें EF की पावर 1/2 मिल जाए। तो हम EF की पावर 1/2 हमें कब मिलेगा, जब ये क्या होगा, EF की पावर में -1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाली कांस्टेंट चीज़ तो हमारी डेंसिटी में आएगी, लेकिन E की वैल्यू क्या होगी, यदि E की वैल्यू -1/2 होगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, EF की पावर में 1/2। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा, E आएगा वैसे तो, क्योंकि डेंसिटी E पे डिपेंड कर रही है, EF पे डिपेंड नहीं करे, तो E की पावर -1/2 आएगा। ठीक है, तो यदि हम 3D की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगा, E की पावर में 1/2 पे डिपेंड कर रहा है। 2D में डेंसिटी ऑफ स्टेट और E में क्या रिलेशन है, ये E की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। और 1D में डेंसिटी ऑफ स्टेट किस पे डिपेंड कर रहा है, E की पावर में -1/2। ठीक है, तो E की पावर -1/2 पे डेंसिटी ऑफ स्टेट इस तरह से डिपेंड करता है। जब EF और KF में क्या रिलेशन है, इस तरह से रिलेशन है, तभी ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यदि हम डेंसिटी ऑफ स्टेट के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट D डिपेंड करता है E पर, और किस तरह से डिपेंड करता है, D अपॉन S -1 से डिपेंड करता है। यहाँ पर D क्या होता है, हमारा डायमेंशन, और S क्या होता है, पावर। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन में E और P में रिलेशन दे रखा होगा या E और K में रिलेशन दे रखा होगा, तो K की जो भी पावर होगी वो हमारी S होगी, और D क्या होगा, हमारा डायमेंशन होगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट E पर किस तरह से डिपेंड करता है, D अपॉन S -1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है।